आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है उसके सेकेंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें हम लोग आज के वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे क्या शॉक थेरेपी के बारे में कि क्या है ये शॉक थेरेपी, और ये जो शॉक थेरेपी को अपनाई गई तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो अंतिम जो ये चैप्टर का जो कुछ भाग है कि सोवियत संघ और भारत का संबंध जो है वो कैसा रहा था इन दौरान, इसके ऊपर में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि पिछले जो 3 वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें काफी चीजों के बारे में इस चैप्टर पर आपको चर्चा कर दिए गए हैं। पिछले वीडियो क्लास में आपको बताए थे कि ये जो सोवियत गणराज्य की स्थापना 15 देशों को मिला करके, 15 गणराज्य देशों को मिला करके, और जो सोवियत संघ की स्थापना हुआ था जिसमें मध्य एशिया में काफी सारे देश हैं, रूस इसमें शामिल है और यूरोप का पूर्वी वाले काफी सारे जो देश है ये इसमें शामिल हुए थे। इसको कहते हैं USSR, इसी को सोवियत संघ कहते हैं। अब ये सोवियत संघ का तो पिछले वीडियो क्लास में बता दिए थे कि 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति है जिनका नाम मिखाइल गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव का इस्तीफा हो जाता है और ये सोवियत संघ फाइनली जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है। इसमें से काफी सारे जो देश हैं वो अलग निकलने लगते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको बताया है कि हम एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक क्या है ना कि पहले बहुत सारे घटनाओं को, जो बाद की घटना है उसको पहले ही आपको बता देता है और जो पहले की घटना है उसको बाद में बताती है। तो ये चीजें जो हम आपको पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाए हैं बुक के अकॉर्डिंग, उसको अब पढ़ना चाहिए थे और आज का जो क्लास है उसको पहले पढ़ लेना चाहिए था, सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो। लेकिन बुक आगे और पीछे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। वहां देखे थे 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा देते हैं, लेकिन अब 91 छोड़ दीजिए, हम अभी उससे 1 साल पहले 90 की ही बात कर रहे हैं कि फाइनली 90 में क्या हो रहा है सोवियत संघ में। अब यहां पे आते हैं तो कहते हैं, सबसे पहले एक लाइन आपको दिख पा रहा होगा, इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। क्योंकि शॉक थेरेपी से आपका प्रश्न भी आएगा कि शॉक थेरेपी क्या है, इसको लिखने को आ जाएगा आपसे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी को कहा गया है कि आघात पहुंचाकर उपचार किया जाना। ये ध्यान रखेंगे, आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, और चोट पहुंचा करके और इलाज करवाएंगे। जस्ट लाइक यही जो है वो आपका शॉक थेरेपी है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चोट तो लग रहा है लेकिन उपचार कहां हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। सर बात ना, क्योंकि जितने भी ये व्यवस्था आएगी जिसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया है, तो इसमें इसका अर्थ हुआ कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, तो ये व्यवस्था चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी, तो लगेगा कि चोट तो हुआ लेकिन इसका तो इलाज नहीं हुआ, फाइनली तो सोवियत संघ के विघटन तक खिंचा के आ जाएगा। सर बात ना, तो इलाज भी होता तब तो जानते। चलिए अब हम लोग एक एक चीजों के ऊपर में देखेंगे। सबसे पहले बात कर ले शॉक थेरेपी की, तो ये 1990 में अपनाई गई। अब ये क्या है भाई, तो ये एक तरह का नया मॉडल था और इस मॉडल में क्या था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आना। यानी ये जो सोवियत संघ है 15 गणराज्य देशों को मिला करके यहां पर कौन सी प्रणाली थी, तो यहां साम्यवाद चल रही थी। सर बात ना, लेनिन के द्वारा बताए थे, समाजवाद वगैरह आया था, उसमें कुछ नियम में परिवर्तन लेनिन किया। 1922 में जो है फाइनली 15 गणराज्य को मिला करके और ये सोवियत संघ की स्थापना लेनिन के टाइम में हुआ था। अब यह बात आ रही है कि धीरे धीरे ये काफी मजबूती भी प्रदान हुई, इस व्यवस्था से काफी फायदा हुआ और ये दुनिया में दूसरी बड़ी महाशक्ति बन के उभरी। लेकिन अब इसमें लग रहा था कि इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, और परिवर्तन लाने के होड़ में यहाँ के जो भी लोग हैं भाई वो अब साम्यवाद को छोड़े और अब पूंजीवाद की ओर जाना पसंद किए। इनको लग रहा था कि इधर अमेरिका है, ये पश्चिमी यूरोप के देश है, यहाँ पे पश्चिमी वाले भाग में देखें, पश्चिमी की ओर अगर हम बात कर लें तो लगभग जो कंट्रियां हैं वो पूंजीवाद को अपनाई, और जो पूंजीवाद को अपनाई है उसके यहां तरक्की कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खैर जो भी होगा, यानी इनकी अपनी एक मॉडल है कि हम समाजवाद से किस में जाएंगे, तो पूंजीवाद में। अभी यहां ध्यान से समझेंगे कि ये तो ठीक है भाई मॉडल सोचना और कुछ ही चीजें में परिवर्तन करना, लेकिन हम यहां पे देखेंगे
ये मॉडल के याद रखेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF कहते हैं। ये IMF क्या होता है, विश्व बैंक क्या होता है, WTO क्या होता है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे जब अंतरराष्ट्रीय जो है वहां पे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन आपका जब चैप्टर आएगा वहां पे इन सब के बारे में जानेंगे कि इसका स्थापना कैसे हो रहा है, किस स्थितियां में हो रही है, उस समय वर्ल्ड में माहौल क्या था, उन सभी के ऊपर में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको शॉर्टली याद रखना है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बात कर ले तो ये एक नया मॉडल दिया गया, लेकिन इस मॉडल का जो परिणाम है वो कुछ खराब ही आएगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मॉडल अपनाया कौन, तो ये मॉडल अपना रहा है जिसमें खास करके बात कर ले तो रूस है, और इसके अलावे मध्य एशिया के गणराज्य देश हैं, और साथ ही साथ याद रखेंगे तो पूर्वी यूरोप के कुछ देश जो है इस मॉडल को अपनाए। ये बढ़िया से सुनेंगे कौन कौन अपना रहा है जी इस मॉडल को। तो सबसे पहले ये पूरे गणराज्य में एक प्रमुख देश जिसको कहते हैं रूस, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री है। इसके अलावा जो मध्य एशिया के जो देश जो ये सोवियत संघ में शामिल थे, तो मध्य एशिया के भी काफी सारे देश जो है ये मॉडल को अपना रहे हैं समाजवाद से, अब वो भी पूंजीवाद की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। साथ साथ ये यूरोप का जो पूर्वी वाला इधर का भाग है ये भी सोवियत संघ में शामिल था, तो ये भी जो है ये किसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही है, तो है तो सोवियत संघ में, लेकिन ये भी सोवियत संघ में जो साम्यवाद चल रही थी तो उसको छोड़ करके और ये पूंजीवादी मॉडल को अपनाना, यानी एक तरह से शॉक थेरेपी की बातें कही जा रही है। अब ये खास करके याद रखें इनके द्वारा। लेकिन यहां पे अब मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, क्योंकि जब भी कोई चीज को छोड़ करके कोई चीज अपनाया जाता है तो उसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होता है। जैसे हमारी सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दे रही है, तो उस समय सरकार के पास भी कुछ तो उद्देश्य रहा होगा कि हाँ भाई आजाद हुए देश है, हमारे यहाँ के सारे लोग कृषि पे ज्यादा निर्भर है, इसी से भरण पोषण है, इसको बढ़ाना है, तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। और सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो उसमें जो है से कि इंडस्ट्री उद्योग धंधे पे बल दिए जा रहे हैं, तो सरकार का वहां पे भी तो कोई उद्देश्य है। तो यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या पड़ा कि ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना चाहते हैं और शॉक थेरेपी के मॉडल को अपना रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे तो इस मॉडल के अपनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर अब साम्यवादी जो मॉडल चलता था सोवियत प्रणाली का, अब इस सोवियत प्रणाली की व्यवस्था से मुक्ति पाना और यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक तरह से नींव रखना, या कहो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाना है और साथ ही साथ लोकतंत्र को बनाए रखना। क्योंकि पहले क्या थी कि साम्यवादी में हम लोग देखें कि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो लगभग 70 वर्षों तक राज कर रही है। काफी सारे पार्टियां, अलग अलग पार्टियां नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहां पर ये 90 में ये मॉडल अपनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब लोकतंत्र की स्थापना होगा, भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग लाएंगे, साम्यवादी में ज्यादा कुछ फायदा है नहीं, हम लोग से आगे निकल रहा है, जो पूंजीवादी देश है उनको देखा देखी किया जाने लगा। तो ये कुछ उद्देश्य के साथ जो है वो शॉक थेरेपी को अपनाया जाने लगा। अब भाई शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं हैं इसको पहले हम लोग सुन लेते हैं। जब हम कह रहे हैं कि साम्यवाद से पूंजीवादी, तो जो पूंजीवादी देशों में जो चीजें होगा वही एक तरह से शॉक थेरेपी की आप विशेषता समझ जाइएगा। अब यहाँ पे क्या है विशेषता, सबसे पहले ये जो भी राज्य की मिल्कियत थी, याद रखेंगे सोवियत संघ में क्या था, लेनिन के द्वारा क्या किया गया था, राज्य की सभी संपत्तियों को सरकार अपने अंडर में ले ली थी, बस आप काम करो, आपको काम करने के बदले में आपको इलाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीज सरकार आपको बहुत रियायती दरों पे आपको जो है सरकार मुहैया कराने वाली। तो आपको सोचना नहीं है, इस व्यवस्था में ना तो अमीर बहुत ज्यादा अमीर था, ना तो गरीब बहुत ज्यादा गरीब था, सबको एकदम समानता के आधार पर खड़ा कर दिया था ये व्यवस्था, और काफी डेवलपमेंट भी हुआ था। लेकिन अब बात यह है भाई सोवियत संघ में एक नई व्यवस्था की ओर, और वो व्यवस्था है केवल और केवल पूंजीवादी। तो इस पूंजीवाद की अगर व्यवस्था में बात कर लें तो इसकी एक विशेषताएं आप ध्यान से सुनेंगे, राज्य की जो भी मिल्कियत यानी संपत्ति होती है उन संपत्तियों का निजीकरण करना। यानी जैसे हम लोग देखें भारत में तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ कुछ चीजें आपको प्राइवेट में मिलेगी तो कुछ चीजें हमारे यहाँ सरकार भी, कुछ मिल्कियत पर सरकार का ही अधिकार होता है केवल, और कुछ हमारे
मिल्कियत ऐसे भी है कि जिसपे केवल निजी आदमी का अधिकार होता है। तो हमारे यहाँ दोनों जो है वो मिक्स है। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएगा तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगा, सरकारी विद्यालय मिलेगा तो आपको प्राइवेट विद्यालय में मिल जाएगा। हॉस्पिटल से लेकर करके बस से लेकर करके शिक्षा की व्यवस्था से लेकर के सारे लगभग चीजें आपको कुछ सरकारी मिल्कियत भी मिलेगी तो कुछ निजी मिल्कियत भी। लेकिन अगर पूंजीवादी कहेंगे तो वहां पे अधिकांश राज्य की जो मिल्कियत है वो उसका निजीकरण किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो लोग होंगे वो सरकार की संपत्तियों को खरीदेंगे, उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये याद रखेंगे, ये बातें हो गई। दूसरी जो आप सोवियत संघ में पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ सामूहिक फर्म यानी बड़े बड़े भूभाग पर खेती किए जा रहे हैं, इसको हम बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे जब आपको ज्योग्राफी में प्राथमिक क्रिया पढ़ाएंगे। तब वहां पे बताएंगे कि सामूहिक रूप से सोवियत संघ में खेती किए जाते थे, उसको कोल्ह खोज कहते थे, ये कृषि का नाम दिया जाता था, जिसमें आरी बारी का कोई झमेला नहीं होगा, बड़े बड़े विशाल भूभागों पर खेती होती थी, ठीक है। और वो खेती खैर सरकार के अंडर में ही होती थी। लेकिन अब सरकार निजीकरण करेगा तो उसमें क्या होगा कि सरकार कहेंगे कि जैसे मान लो कि इतने बड़ी सरकार के बहुत बड़ी जमीनें हैं, तो सरकार क्या करते थे कि गांव के कोई प्रधान कोई किसी से आदमी काम करवा रहा है और बड़े भूभागों पे काम हो रहा है। लेकिन अब सरकार कहे कि निजीकरण, बोलो हमारा इतना जमीन कौन लेगा, तो जिसका पैसा है इतना लेगा, कोई आदमी इतना लेगा, तो ऐसे कर करके सभी जमीन को निजीकरण कर देना। तो ये सरकार का पूंजीवादी जब इकोनॉमी को अपनाएगी तो ये सरकार का उद्देश्य रह गया कि सामूहिक जो फर्म होते थे, बड़े बड़े फर्म का मतलब आप वही समझेंगे कि बड़े बड़े जो खेती बाड़ी का जो एरिया है उन सबको किसमें बदल देना, तो निजी क्षेत्रों में बदल देना, यानी निजी फर्म में बदलना, आम आदमी को छोटे बड़े टुकड़ों में बांट देना। इसके अलावा यहाँ में मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाया जाए, यह भी एक विशेषता इसका है बाय शॉक थेरेपी के, कि आप अपने यहाँ फ्री ट्रेडिंग करेंगे, करमुक्त व्यापार जो है उसको बढ़ावा देंगे, ताकि आपके यहाँ व्यापार जो है वो ज्यादा से ज्यादा अन्य खास करके जो पूंजीवादी देश है वहां से आपका व्यापार होते रहे और आपको भी लाभ मिलता रहे। इसके अलावा याद रखेंगे पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से एक जुड़ाव रखना। जो भी इधर पश्चिमी जो देश है वर्ल्ड में, ये पश्चिमी देशों में जो खास करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी देश वाला जो है, उनसे एक बेहतरीन ढंग से जो है वो संबंध स्थापित कर लेंगे, यानी जुड़ाव वाला आपसी संबंध, ताकि हमारी भी तरक्की इन लोगों को देखा देखी होते रहे। जो कुछ ज्यादा ही हम लोग एडवांस बनने के फिर में ललायत में इन सब जो है वो मॉडल को अपनाएं। अब तो आते हैं कि चलिए ये तो अपनी शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं, तो क्या कोई जरूरी है कि किसी भी चीज से ज्यादा लाभ मिल रहा है और हम अपनाए हैं तो हमें भी ज्यादा लाभ मिल सके? अब डिपेंड करता है कि पहले हमारी स्थितियां क्या है, किस हिसाब से हम उसको अपनाए हैं। क्या हम परिवर्तन धीरे धीरे किए हैं या परिवर्तन डायरेक्ट वे में किए हैं? क्या हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से पूंजीवादी का नींव पड़ चुका था बहुत बढ़ चढ़ करके, अब केवल बातें हैं खुलासा को? तो बहुत सारी चीज जो है वो डिपेंड करते हैं। तो जब हम नजर डालते हैं यहाँ सोवियत संघ में, तो ये पूरा का पूरा जो है वो समाजवाद के मॉडल से जकड़ा हुआ है, पूंजीवाद का प्रभाव बहुत कम था। और गलतियां इसकी यही थी कि ये डायरेक्ट वे में ये रातों रात ये चाहते थे कि हम अपनी मॉडल को ही बदल दे, यानी समाजवाद से बहुत जल्द ही हम पूंजीवाद में हो जाए। तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं होता है। जब भी ऐसे डायरेक्ट करोगे तो देश के अंदर भी विरोध छिड़ जाएगा, और फिर डायरेक्ट वे में चेंज करो तो समस्या आ जाएगा। अब इसकी समस्या क्या क्या आ गई, अब हम परिणाम की बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी कि शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखे, समझ बात? तो अब ध्यान सुनेंगे। पहली बात तो ये निकल के आई कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई और लोगों को बर्बादी का मार झेलना पड़ गया। जिस फायदे के हिसाब से ये यहाँ पे परिवर्तन लाने की बात चल रही थी, अब वो फायदा तो बहुत दूर की बात है, पहले तो उसकी अर्थव्यवस्था ही तहस नहस हो गई और लोगों को बर्बादी का मार ही केवल झेलना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं सब जो परिणाम निकल के आ जाएंगे ये आर्थिक दुखदायी परिणाम निकल के आएंगे। कोई पॉजिटिव जो है वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, केवल निगेटिव ही फायदा भाई हो रहा है। फायदा क्या कहेंगे कि केवल नकारात्मक प्रभाव जो है वो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, जिसमें एक आप देखें। दूसरी बात कहते हैं कि जो दूसरा जो खास करके रूस की, स्पेशल रूस की बात करें, स्पेशल रूस का दूसरा जो बड़ा बैंक था, जिस बैंक का नाम है इंकॉम बैंक, और ये इंकॉम बैंक जो है भाई ये दिवालिया हो गई। अब दिवालिया का मतलब एक टर्म है, आप यहां समझेंगे कि दिवालिया का मतलब क्या होता है। तो दिवालिया का मतलब आपको समझा दे कि जब कोई चीज कर्ज में चला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दिवालिया का मतलब क्या हो गया, तो कर्ज में चला जाना। तो रूस का दूसरा बैंक दिवालिया हो गया। आप कहोगे
कि सर दिवालिया कैसे हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करें, बेहतरीन ढंग से आप समझ जाएं। जैसे क्या हो रहा है कि अभी सरकार क्या कर रहा है कि निजीकरण करने के लिए अपने यहां जितने भी उद्योग धंधे हैं उसको बेच रहा है सरकार, ये ध्यान रखेंगे। और जब ये बेच रहा है तो जैसे सरकार की ये इंडस्ट्री थी पहले सोवियत संघ वाले में, अब इस इंडस्ट्री को बेचने के लिए सरकार भाई बोली लगाई। हालांकि देखेंगे कि सरकार की इतनी हालतें खराब हो गई कि लगभग 90% से अधिक उद्योगों को निजी व्यक्तियों के हाथ में या फिर किसी कंपनियों से उसको बेचना पड़ा। और बेचने में भी बात कहते हैं तो कहते हैं कि बेचना भी पड़ा तो औने पौने रुपया में, यानी एक तरह से कहने का भाव है कि बहुत सस्ती दामों पे जो सरकार के अंदर में जो आने वाली इंडस्ट्री थी उसको सरकार को बेचना पड़ गया निजी व्यक्तियों के हाथों में या फिर कंपनियों के हाथों में। अब इसको इतिहास में कहते हैं, ये इतिहास का सबसे बड़ा गारेज सेल है, ये याद रखेंगे, सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया है इतिहास में, कि जब सरकार अपने 90% से अधिक उद्योगों को औने पौने दामों में बेचने शुरू कर दी। अब सवाल आता है कि इसमें सरकार उच्च वर्ग के आदमी को ही कंपनियां क्यों दे रही है, क्योंकि अब इसमें सरकार कहते हैं कि अब उद्योगों के जब नीलामी कर रही थी तो सरकार सभी को जो है एक पत्र दिए थे कि आप भी आइए, माने आमंत्रित कर रहे थे कि आप भी आइए, हमारी जो कंपनियां हैं या हमारी जो है कि जो भी उद्योग धंधे हैं उनकी जो है वो बोली लगने वाली है। लेकिन निचले वर्गों के पास में उतने पैसे नहीं थे और उच्च वर्ग वाले आदमी अगर सामने आए तो वो किसी नीची आदमी को खरीदवा दे। जैसे देखे होंगे कि गांव में किकरो जैसे कि गरीब गुरबा है ओकरा मुखिया में ठाड़ा करके इलाज कर रहे हैं, इलेक्शन लड़वा करके पैसा दे करके जिता देते हैं और राज कोई दूसरे आदमी करता है जो माफिया टाइप के आदमी गांव समाज में होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, धनी आदमी होते हैं। जस्ट लाइक वही हुआ कि सरकार जो है अपने उद्योग धंधे की नीलामी करना चाह रहा था तो यहाँ पे कुछ माफिया वर्ग के लोग आए और वो क्या किए कि जो भी बैंक थी ये बैंक वगैरह से लोन ले लिया और लोन ले करके सरकार से बोली लगा के इंडस्ट्री खरीद लिया। और आप बढ़िया से सुनेंगे, ये कोई इंडस्ट्री होगा या फिर ये कोई जो है कि आप समझ रहे हो हॉस्पिटल वगैरह होगा, तो हॉस्पिटल में जब इस हॉस्पिटल पे पहले सरकार का अधिकार होता था साम्यवाद में, तो बहुत कम पैसे पे यहाँ लोगों को इलाज हो जाता था। जैसे आज भी आप भारत में भी है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है कि 2 रुपए के पर्ची कटते हैं और 2 रुपए के पुर्जा कटवाने के बाद आपको वहां बड़े बड़े डॉक्टर से आपका जो है कि इलाज संपन्न हो जाता है। आपको हर तरह के फैसिलिटीज मिलते हैं, आपको वहाँ मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मात्र एक 2 रुपया में एक MBBS डॉक्टर भी आपको इलाज कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब ये हॉस्पिटल सरकार जो है वो औने पौने दामों में बेच दी। माफिया वर्ग के लोग सामने आए जो बैंक से भी कुछ ऋण कर्ज लेकर करके और ये जो है फाइनली ये खरीद ली, बोली लगा करके खरीद तो ली। लेकिन जब प्राइवेट आदमी इसको खरीदेगा तो यहाँ बड़े बड़े जो डॉक्टर है तो वो तो अपना पेमेंट मांगेंगे ना, तो उनका पेमेंट किसको करना है भाई, तो एक व्यक्ति को करना है। तो पेमेंट करना है प्लस में वो करोड़ों रुपया लगा करके अगर इसको खरीदा है तो अब यहाँ पे फीस लगा देगा। अब एक आदमी के कहेगा कि 500 रुपया फीस है ये डॉक्टर से दिखावे के, चूंकि उसको डॉक्टर का भी पेमेंट करना है, इसमें जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे उनको भी पेमेंट करना है, हर चीज में इसको देख रेख करना है किसको भाई, ये। और ये जब पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे डबल ट्रिपल कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जहां पे 2 रुपये में इलाज होती थी वहां पे अब 500 रुपये में इलाज हो रहा है, तो बहुत आकाश जमीन का अंतर हो जाएगा। तो तुरंत डायरेक्ट वे में यहाँ पे लोगों की जो संख्या है ना वो कमने लगेंगे। 500 रुपया दे दे के आदमी इलाज बहुत कम कराएगा। इसी तरह से आप सब चीज में समझ सकते हैं कि जो स्कूल में सरकार का अधिकार था अब वो स्कूल में एकदम कम पैसे में बच्चों को जो है कि पढ़ाई हो जाती थी और वहां पे बच्चों से पढ़ाने के नाम पे माफिया वर्ग लोग स्कूल खरीद लिए सरकार का, तो उस स्कूल में एडमिशन प्रोसेस अलग अलग प्राइवेट स्कूल की तरह कर दे। तो बताइए बहुत संख्या में लोग पढ़ने आएंगे क्या, नहीं आएंगे। जैसे गांव में कोई सरकारी विद्यालय है वहां पे रजिस्टर में प्राथमिक में पहला क्लास में 50 लड़कन है, दूसरे क्लास में 100 लड़कन है, ऐसे 500 बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक। लेकिन जब वो प्राथमिक विद्यालय का फीस कर दिया जाएगा कि 500 रुपया आप पैसा लगेगा, आप पैसा कोई सरकार देगा नहीं और उल्टा लेगा, तो पता चल जाएगा कि बच्चों की संख्या 100 से भी कम आ जाएगी। तो अब बताइए माफिया वर्ग के लोग तो बड़े बड़े कोई उद्योग खरीद लिए, कोई हॉस्पिटल ले लिए, कोई जो है कि
अपना विद्यालय वगैरह ले लिए, लेकिन लेने के बाद एकाएक डिमांड गिर गया जिससे इंडस्ट्री चले ही नहीं। तो जब नहीं चली तो ये पैसा किससे लिए हैं? तो बैंक से लिए हैं। तो ये बैंक के पैसा लेकर के बैठ गए और ये इंडस्ट्री भी बंद के कगार पर हो गई। तो ये जब बैंक खत्म हो जाएगा तो बैंक में बहुत सारे लोग जो शेयरधारी है वो बैंक का शेयर खरीद के रखा है। तो बैंक में जितने भी शेयरधारी हैं, इन शेयरधारकों की जो जमा पूंजी है वो डूब जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 से भी, ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयरधारकों की जमा पूंजी डूबी होगी। तो अगर सरकारी आंकड़े के मुताबिक बता दे तो 10,000 से अधिकांश जो है शेयरधारकों की जो जमा पूंजी थी वो डूब गई। और दूसरा, रूस का सबसे बड़ा दूसरा बैंक जिसको इकॉम बैंक कहते हैं, ये इकॉम बैंक दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब होता है कर्ज में चला जाना। तो ये भी कर्ज के चलते ये बैंक भी फिनिश के कगार पे हो गई। अब इसके अलावा 90% जो भी बताएं आपको कि 90% उद्योग धंधों को सरकार निजी हाथों के में सौंप दिया और इसको इतिहास का सबसे बड़ा गारेज सेल कहते हैं। अब यहां समझना है, एक और बचा हुआ है सामूहिक खेती की प्रणाली। यहां पे जो भी पहले से जो सामूहिक खेती की प्रणाली चलते आ रही थी कि एक बड़े भूभाग पे खेती होगा जी, ये भूभाग पे सरकार जो है कि खेती बाड़ी का काम कराएगी। अब इस भूभाग को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, जिसको जितना मन किया उतना, जिसके पास कैपेसिटी था उतने जमीन लेकर के जोतने लगा। इसमें आरी वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो सामूहिक खेती जो है ये समाप्त कर करके और ये निजीकरण के हाथों में सौंप दिया गया खेती को भी। ये कहीं ना कहीं ये आपका शॉक थेरेपी को लेकर करके और ये आर्थिक दुखदाई वाला जो परिणाम है वो सामने आता है। तो ये शॉक थेरेपी के रहा कुछ खराब परिणाम। अब इस चैप्टर में आपको और भी चीज पढ़ना है। बुक आप जब निकालेंगे तो वहां पे आपको क्या पढ़ना है सर? वहां पढ़ना है भारत और सोवियत संघ के कुछ मध्य एशिया का जो देश है उससे हमारा क्या संबंध रहा है। तो बहुत अच्छे संबंध रहा है, खास करके फिल्मों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। खास करके आप बुक उलटिएगा तो कि हिंदी फिल्मों के उज्बेकिस्तान में जो है वो हिंदी फिल्मों की धूम मची रहती थी। जो भी हमारे यहाँ जो नए नए गाने आते, नए नए फिल्म आते, वो उज्बेकिस्तान के लोग, चाहे उनको हिंदी बढ़िया से बोलने आते या नहीं बोलते, वो हमारे लैंग्वेजेस को समझते या ना समझते, लेकिन कहीं ना कहीं गाने गुनगुनाते थे जरूर और हमारे यहाँ के फिल्में भरपूर मात्रा में देखते थे। तो यही सब कुछ है जिससे हमारा अच्छा रिलेशन रहा है। बाकी आगे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे समझौते हैं, कई ऐसे सैन्य व्यवस्था को लेकर करके सभी चीज कि जिसमें भारत को सपोर्ट मिलते रहा है। किससे? तो सोवियत संघ से। यानी हमारी जो सोवियत संघ की स्थितियां जो है, हमारा और सोवियत संघ का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा रहा है शीत युद्ध के दौरान में भी। भारत में कई, जैसे बोकारो इस्पात कंपनी को आप देख लीजिए तो रूस के सहयोग से ही बना है। सर बात बहुत सारे ऐसे चीजें, तो आप ये बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा कि भारत और सोवियत संघ के बीच का रिश्ता शीत युद्ध के दौरान भी अच्छे थे। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे। अब ये कंप्लीट कर दिए हैं तो इसका जो बच्चे फाइनली कोर्स खरीद चुके थे तो फर्स्ट चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए थे। अब ऑटोमेटिक आपके हर चैप्टर को जैसे जैसे फिनिश करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में चल जाएगा। इसके लिए कुछ करना नहीं, थोड़ा सा लेट सवेर होता है, आप बोर मत हुआ करिए। हमारी वो जिम्मेवारी अब बन गई। एक बार आप 51 रुपया, 31 रुपया या जो भी 99 रुपया दिए होंगे उसके बाद से पूरे साल की जिम्मेवारी हमारी है। हो सकता है कहीं कुछ काम से अगर फंस गए हैं या तबीयत खराब है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप मैसेज बेकार करते हो, आपको जैसे ही पीडीएफ बनेगा ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे गिरेगा। ये कहना ही नहीं कि आप हमारे दायरे में आते हैं कि नहीं, हम सब रिकॉर्ड में रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।